बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स विच हेल्प देयर इवैल्यूएशन। यानी हम जब डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी जो हमें उनकी इवैल्यूएशन में मदद करती हैं, तो उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस वो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, इस पे हम बात करेंगे। और मैं आपको हर प्रॉपर्टी जो है वो एक 2x2 के स्क्वायर मैट्रिक्स के ज़रिए समझाऊँगा। और ज़ाहिर है ये दूसरे जो बड़े मैट्रिसेस हैं उन पे भी अप्लाई होती हैं, लेकिन हम समझने के लिए इनको छोटे मैट्रिसेस यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बच्चों, हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसपोज ए आर इक्वल। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास बच्चों कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, फ़र्ज़ करो आपके पास कोई 2x2 का मैट्रिक्स है, हम करते हैं 2 5 3 7, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो हमें कहा जा रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट एंड इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। देखें, ये आपके पास ए है, आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो आपके पास क्या आएगा 2 5 3 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 7 ज़ार 14 माइनस 3 5 ज़ार 15। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास आ गया -1। और इस तरफ हम पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लिया और ये आपके पास इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दें तो 2 5, इस रो को कॉलम में चेंज करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 7। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 5 7 का डिटर्मिनेंट, ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल है 2 7 ज़ार 14 माइनस 5 3 ज़ार 15। तो ये भी आपके पास क्या आ गया -1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ये दोनों इक्वल है। इस तरह जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, if in a square matrix A 2 rows or 2 columns are interchanged, the determinant of the resulting matrix is negative of the determinant of A। यानी अगर हम दो कॉरेस्पॉन्डिंग रोज को इंटरचेंज कर लेते हैं तो बच्चों हमारे पास जो भी डिटर्मिनेंट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या मतलब है इसका, आपके पास यही मैट्रिक्स है A इज़ इक्वल टू 2 5 3 7। अब अगर हम बच्चों इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया तो हमारे पास क्या आया था -1 आया, हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अगर अब हम क्या करते हैं कि इसकी दो रोज़ को इंटरचेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास जो रोज़ हैं इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। एक नया मैट्रिक्स हमने बनाया B, और वो कैसे बनाया, इसकी रो को इंटरचेंज करके, यानी जो सेकंड रो थी उसको फर्स्ट रो बना दिया 3 7, और जो फर्स्ट रो थी बच्चों उसको सेकंड रो बना दिया। हाँ, ये हमने रोज़ को इंटरचेंज किया। अगर आप कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो फिर भी ऐसा ही फ़र्क पड़ेगा जो भी इसके डिटर्मिनेंट पे पड़ने वाला है। यहाँ से हम ये बात जानते हैं क्योंकि हमने इसको इवेल्यूएट किया, हमें पता है कि ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। और अब हमने सिर्फ ए में क्या चेंजिंग की है कि उसकी रोज़ को इंटरचेंज किया है। तो हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट देखते हैं कि क्या आता है। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 3 5 ज़ार 15 माइनस 2 7 ज़ार 14। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू माइनस इंटू -1 लिख, -1 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी को बच्चों हम लिख सकते हैं माइनस, तो ये वाला, और -1 किसके इक्वल था, -1 तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल था। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया मैट्रिक्स हमने बनाया उसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है। ठीक है, अगर इसी तरह आप कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो फिर भी इसी के ऊपर यही फ़र्क पड़ेगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा।
उसके बाद बच्चों हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ टू आइडेंटिकल रोज और टू आइडेंटिकल कॉलम्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, फ़र्ज़ करें कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है और उसकी दो रोज़ या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स ले लेते हैं बच्चों। फ़र्ज़ करो आपके पास कोई मैट्रिक्स है 3×3 का 2 7 2 5 3 1 एंड हम कॉलम्स को सेम कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम 2 7 2 है तो हम थर्ड कॉलम को भी 2 7 2 बना देंगे। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास दो रोज़ या दो कॉलम्स सेम हो, आइडेंटिकल, तो कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम 2 7 2 है और थर्ड कॉलम भी 2 7 2 है। हमारे पास रोज़ आइडेंटिकल नहीं है, रोज़ डिफरेंट है, 2 5 2 7 3 7 2 1 2 ये डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है। तो अब हमारी प्रॉपर्टी के मुताबिक इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको एवेल्यूएट करके देख लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास बच्चों आ जाएगा 2 5 2 7 3 7 2 1 2 का डिटर्मिनेंट। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करते हैं 2 वैसे ही, इसकी रो कॉलम छोड़ देंगे। आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया होगा, उसमें हमने 6 पार्ट्स उसके किए हैं और सब के अंदर हमने इनको इवेल्यूएट किया है। तो 3 2s are 6 माइनस 7 1s are 7, फिर -5 हम रो 1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंडिंग मैं लिख देता हूँ आपके लिए, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। -5 तो -5 की रो छोड़ दें, -5 और माइनस तो हमने लिख लिया, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे माइनर यूज़ होगा तो हम माइनस साथ में यूज़ करेंगे, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो माइनस वो वाला। और 5 इसकी रो छोड़ दें, कॉलम छोड़ दें, तो 7 2s are 14 माइनस 7 2s are 14, फिर +2 और 2 की रो छोड़ दें, कॉलम छोड़ दें, 7 1s are 7 माइनस 3 2s are 6। तो यहाँ से बच्चों आपके पास आ जाएगा 2 × 6 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 5 × 0 प्लस 2 × 7 माइनस 6 माइनस 1 आ गया बच्चों आपके पास, बल्कि -7 माइनस 6 आपके पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास -2 -0 +2 और ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ गया। हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो ठीक है। तो मैं तो सिर्फ आपको ये एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के अंदर अगर हमें नज़र आ गया कि किसी भी मैट्रिक्स के दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं और या फिर दो रोज़ आइडेंटिकल हैं, तो हम उसको बगैर फाइंड आउट किए हम डायरेक्टली कह देंगे कि हम चूँकि इस प्रॉपर्टी को जानते हैं कि अगर दो रोज़ या दो कॉलम आइडेंटिकल हों तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। सो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 0 0 0 2 1 4, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो 4 प्रॉपर्टी में कहती है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो और उसमें कोई एक रो या कोई एक कॉलम ऐसा हो जिसकी सारी एंट्री 0 के इक्वल हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। और ये बड़ी आसान सिंपल सी बात है कि देखें, अगर मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से किसी डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसकी जो रो 0 है उससे उसको एक्सपैंड कर दें, सेकंड रो से एक्सपैंड करें तो प्लस माइनस यहाँ पे 0 0 के साथ जो कुछ आएगा वो सारा 0 हो जाएगा, फिर +0 के साथ
जो भी इसका माइनर आएगा वो सारा ज़ीरो हो जाएगा, फिर -0 के साथ जो कुछ माइनर आएगा वो सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो बच्चों एट द एंड हमें 0 इसका आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बात हम जान जाएंगे और हमें जान लेनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी एक पूरी रो या एक पूरा कॉलम 0 है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ़ द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर k, देन the determinant of the resulting matrix is k determinant of A। तो यहाँ पे आपने एक डिफरेंस याद रखना है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, और इस पे आगे चल के अभी हम बात करते हैं, हमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है और उसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 5 7 3, और इसकी अगर हम एक रो या एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ़र्ज़ करो बच्चों हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट रो को, तो एक नया मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा। और उसमें हमने क्या किया, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 4 एंड 5 2 10, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 आ गया आपके पास। अब देखते हैं क्या डिफरेंस हुआ। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 3 6 माइनस 7 5 35। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा -29। और यहाँ पे अगर आप b का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 4 3 12 माइनस 7 10 70। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b बच्चों आपके पास क्या आ गया, -58। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × -29, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इज़ इक्वल टू 2, और ये -29 किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर किसी रो को या किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो वो 2 हमारे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसकी एक रो को या एक कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो जो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो उसके डिटर्मिनेंट के साथ आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी बच्चों आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ़ ईच एंट्री ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट्स ऑफ 2 टर्म्स, देन इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर पूरे एक कॉलम की एंट्रीज 2 टर्म्स पे मुश्तमिल है, यानी देखें A11 + B11 A21 + B21। तो ये पूरे कॉलम की जो एंट्री है, पूरी एक रो की एंट्रीज जो हमारे पास हैं वो 2 टर्म्स पे मुश्तमिल हों, तो बच्चों हम इनको अलग अलग डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसमें पहला डिटर्मिनेंट किस तरह होगा, जो पहले वाली एंट्री है उसको यूज़ करेंगे और बाकी सारा वैसा ही, और दूसरा जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें हम दूसरी एंट्री को यूज़ करेंगे और बाकी सारा जो डिटर्मिनेंट होगा, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे वैसे हैं। कि जैसे आपके पास, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक आपके पास डिटर्मिनेंट है 2 + 7 और यहाँ पे 3 2 4 + 5 2 7 3 + 8 4 9, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं। देखिए इसका जो पहला कॉलम है, जो फर्स्ट कॉलम है, वो 2 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले एलिमेंट्स से पहले टर्म्स हैं उसको लिखेंगे 2 4 3, और बाकी सारा वैसे का वैसे लिख देंगे 3 2 2 7
4 9 प्लस, और जो आप क्या करेंगे, जो दूसरी टर्म थी उसको लिखेंगे 7 5 8 और बाकी सारा कुछ वैसे ही 3 2 2 7 4 9। अब ये और इसका आप इसको इवेल्यूएट करेंगे या इन दोनों को अलग अलग इवेल्यूएट करके इनका सम करेंगे तो बच्चों आपके पास आंसर सेम आएगा। ये आप चेक कर सकते हैं। इसको इवेल्यूएट कोई भी मैट्रिक्स ले लें, उसमें पहले कॉलम में या एक रो में आप दो एलिमेंट्स लिख लें सम करके, और उसके बाद इनको अलग अलग करके जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें सेम आंसर मिलेगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है हमारी। ये देखें, जैसे यहाँ हमने एक्सपेंड किया कि इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट लिखा A11 A21 A31, बाकी सारा वैसे के वैसे ही, प्लस यहाँ पे प्लस आएगा जो उन्होंने छोड़ दिया, आप प्लस यहाँ पे लिख लीजिएगा, और फिर B11 B21 B31 ये सारी लिखी और ये सारा कुछ वैसे का वैसे ही आ गया। इसके बाद बच्चों हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 6। If to each entry of a row of a square matrix is added a non-zero multiple of the corresponding entry of the another row, then the determinant of the resulting matrix is determinant of A। उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम समझते हैं यहाँ पे। जो प्रॉपर्टी नंबर 7 हमारे पास कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, फर्ज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 7 3 8, इसका डिटरमिनेंट पहले फाइंड आउट करके देख लेते हैं क्या आएगा। 2 7 3 8, तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा 2 8 ज़ार 16 माइनस 3 7 ज़ार 21, तो ये बच्चों आपके पास आ गया -5। अब प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम ए डिटरमिनेंट में क्या करें, चलें एक और नया मैट्रिक्स बना लेते हैं हम एक ही जगह, हम इसमें चेंजिंग करते हैं, एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हमने क्या किया कि किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड किया, या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में ऐड किया। फ़र्ज़ करो हमने जो फर्स्ट कॉलम है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सेकंड कॉलम में ऐड किया, यानी फर्स्ट कॉलम आपके पास क्या है 2 3, इसको आप किसी नंबर से, किसी भी नंबर से, अपनी नॉन ज़ीरो होना चाहिए बस, और फ़र्ज़ करो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम पूरे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके इस वाले कॉलम में ऐड करते हैं। तो बच्चों देखें, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 को 7 में ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया 7 + 4 11, और फिर इसी को 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो सेकंड एलिमेंट है इस कॉलम का उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इस सेकंड एलिमेंट में ऐड किया, तो 3 2 ज़ा 6, 6 को 8 में ऐड करें तो बच्चों आपके पास क्या आएगा 14 आ जाएगा। और जो फर्स्ट कॉलम है जिसको आपने मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो वो तो वही रहेगा 2 3। ये एक नया मैट्रिक्स हमने बनाया है, देखते हैं कि इसका डिटरमिनेंट क्या आता है। तो इसका डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा 2 11 3 14, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू 2 14 ज़ार 28 माइनस 11 3 ज़ार 33, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी बच्चों आपके पास क्या आ गया -5, और वो तो किसके इक्वल था, वो तो किसका डिटरमिनेंट था, वो तो ए का डिटरमिनेंट था। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह यहाँ तो मैंने आपको कॉलम से मल्टीप्लाई करके दिया, मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ सी, इसमें हम रो को मल्टीप्लाई करते हैं। फ़र्ज़ करो बच्चों हमने इस रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और इस फर्स्ट रो में ऐड किया, अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और फर्स्ट रो में ऐड करेंगे। तो हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6 को 2 में ऐड करें तो कितना आएगा 8। देखो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, मैं आपको ये भी लिख के देता हूँ। सी को हम कैसे बना रहे हैं, हमने जो रो 1 है बच्चों, ये आगे हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे, अब यहीं से इसको समझना शुरू करते हैं। रो 1 में हमने ऐड किया
रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने रो 1 में ऐड किया। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने कॉलम 2 में, अच्छा कॉलम 2 में कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया था, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर रहे हैं। तो रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ार 6 प्लस 2 8 आ गया। फिर रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसका सेकंड एलिमेंट है, 8 2 ज़ार 16, 16 प्लस 7, तो बच्चों 16 प्लस 7 आपके पास क्या आ जाएगा, 23। तो यहाँ पे लिख दिया 23। और रो 2 तो वैसे रहेगी, जिसको मल्टीप्लाई करके आप ऐड करें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसमें ऐड कर रहे हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा। और ये 3 8 तो आपके पास वैसे ही पड़ा हुआ। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, 8 8 ज़ार 64 माइनस, और 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, तो बच्चों ये आपके पास आ गया -5। तो ये फिर भी वही आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब आप किसी भी रो को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे में ऐड करें तो उसके डिटर्मिनेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ अ मैट्रिक्स इज इन ट्राइंगुलर फॉर्म देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। देखें फर्ज करें जो आपके पास कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, 2 3 0 4 2 0 3 0 0 0, और इसको हम 2 लिख देते हैं। ये बच्चों आपके पास मैट्रिक्स है, और ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। देखें इसमें जो आपके पास अपर ट्राइंगल है, ये वाली, ये अपर ट्राइंगल जो है बच्चों ये नॉन ज़ीरो है। देखें इसके नीचे सारे ज़ीरो हैं, तो अपर ट्राइंगल हमारे पास नॉन ज़ीरो है, इसे हम बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह अगर आपके पास लोअर ट्राइंगल, ये मैं आपको उसकी भी एग्जांपल दे दूं, 4 7 2 0 0 3 0 0 8, तो देखें लोअर ट्राइंगल हमारे पास जो है वो नॉन ज़ीरो है। उसमें अगर एक दो एलिमेंट ज़ीरो हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास लोअर ट्राइंगल जो है बच्चों वो, उसके अलावा जो ऊपर एलिमेंट्स हैं, ये ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ज़ीरो होना चाहिए, तो इसे हम बोलेंगे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर हमारे पास कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे वो अपर ट्राइंगुलर है या लोअर ट्राइंगुलर है, तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली, एक मेथड है, हम डायरेक्टली उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि हम उसके जो डायगोनल, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ार 4 3 ज़ार 12, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 12। इसी तरह अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका नाम देते हैं बी का, तो बी का डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 4 3 ज़ार 12, और 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 12 8 और आई थिंक 96 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से डायरेक्टली हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और मैं आपको इसी का बताऊंगा, अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आता है, क्योंकि उसमें हमारे पास वो अपर ट्राइंगुलर भी है, लोअर ट्राइंगुलर भी है, क्योंकि उसके ऊपर भी ज़ीरो हैं सारे, नीचे भी सारे ज़ीरो हैं। तो उसको हम
अगर ऊपर सारे ज़ीरो हों और नीचे वाली ट्राइंगल हमारे पास बची हो तो उसको हम कह सकते हैं कि ये लोअर ट्राइंगुलर है। और अगर हमारे पास नीचे सारे ज़ीरो हों तो उसे हम बोल सकते हैं कि ये अपर ट्राइंगुलर है। लेकिन अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है 2 7 5 0 0 0 0 0 0, देखें बच्चों इसके ऊपर भी सारे ज़ीरो हैं, नीचे भी सारे ज़ीरो हैं, सिर्फ डायगोनल बचा हुआ है, तो इसको हम लोअर ट्राइंगुलर भी कह सकते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग दी एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल। 2 7 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस जो आएंगे 3.2 के, उसमें हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। तो बच्चों आपको ये प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, आप इनको प्रैक्टिस करें और सबको इस तरह से एक दफ़ा कर से खुद से हाथ से देखें ताकि फिर हम नेक्स्ट जो 3.3 के क्वेश्चन हैं उन पर बात कर सकें। तो ये प्रॉपर्टीज़ आज चलिए, नेक्स्ट फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ 3.3 के ऊपर। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।